हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 11.4 11.3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी कैंडो पब्लिशर की सीरीज ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड जो हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने 11.3 कर ली थी। अलबत्ता उससे एक सवाल मिस हो गया था, वो हम लोग जल्दी से भी कर लेते हैं, फिर हम 11.4 पर चलेंगे। तो 11.4 में हम सिर्फ एप्लीकेशन देखनी है, जितनी भी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन प्रीवियस एक्सरसाइजेज। तो इसमें जल्दी जल्दी मैंने बताना ही है कि आपने क्या करना है, क्योंकि अब आपको तमाम तरीके आते हैं। बट जो एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन था, शो दैट अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद अ रेक्टेंगल। वैसे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पैरेललोग्राम क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले किसी चैप्टर में कि पैरेललोग्राम कोई भी ऐसी शेप है जिसके जो पेयर्स हैं वो पैरेलल हैं। मीन्स कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक शेप है, इसके अंदर आपके पास दो पेयर्स हैं, एक ये पेयर है, इन दो साइड्स का ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, और फिर एक ये पेयर है ऑपोजिट साइड्स का, ये दोनों आपके पास पैरेलल हो। पैरेलल का आपको मतलब पता है कि ये अगर ये इस तरह से है तो ये आपके पास इस तरह से ना हो जाए, ये भी इसी तरह से हो कि अगर हम इनको आगे पीछे बढ़ा दें तो ये कभी भी कट मत करें। इसी तरीके से अब जो ये वाला आपके पास पेयर है, ये भी आगे पीछे हम बढ़ा दें तो कभी कट ना करें। पैरेललोग्राम नाम से पता चलता है। इस एग्जाम्पल इसका जो असूल है वो सिर्फ हाँ, चूँकि इसकी डेफिनेशन ये है, तो अगर हमें दोनों पेयर्स को पैरेलल रखना है तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपके पास इक्वल भी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे इक्वल होना पैरेललोग्राम की डेफिनेशन नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके पास इक्वल भी हो जाते हैं। अब इसकी एक और खासियत ये भी है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अगेन ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में है, लेकिन जब आपको ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल करना है तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट एंगल्स को भी आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तभी आपके पास जो पेयर्स हैं वो पैरेलल हो सकते हैं। ओके, अब पैरेललोग्राम की एक खास टाइप, जैसे हमने देखा था रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर खास बात यह है कि आपके पास जो ऑल एंगल्स हैं दीज आर 90 डिग्रीज। ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज एंड पेयर्स आर पैरेलल। तो वो पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक और कंडीशन ये है कि जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज हैं। और अगेन रेक्टेंगल की मजीद एक टाइप है, रेक्टेंगल की एक टाइप है स्क्वायर। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल की टाइप है। इसकी खास बात ये है कि एंगल्स भी 90 हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल हैं। रेक्टेंगल में ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास साइड्स इक्वल हों, हालांकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन स्क्वायर में लाजमी है कि साइड्स भी इक्वल हों, एंगल्स भी 90 हों और पेयर्स भी पैरेलल हों। तो हमने ये साबित करना है कि जो पैरेललोग्राम एक सर्कल में इंस्क्राइब हो सकता है, जिसको हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम कहते हैं, जो पॉसिबल है सर्कल में इंस्क्राइब करना, जिसका आपको मतलब पता है, वो हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। हाँ, स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल की ही टाइप है। तो हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे? हम बहुत ईज़िली प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली वीडियो में। अगर हमारे पास ये सर्कल है और इसके साथ ही हमारे पास ये हमारा पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई भी पैरेललोग्राम है, जो भी पैरेललोग्राम हम सर्कल में इंस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली इधर वो एक रेक्टेंगल बनेगा, मतलब वो हमेशा हमारे पास रेक्टेंगल ही बनेगा, या फिर वो स्क्वायर भी बन सकता है। अब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की ही टाइप है। कैसे? अब हमें पता है कि किसी भी जो भी क्वाड्रेटर एक सर्कल में इंस्क्राइब होता है, उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये हर पैरेललोग्राम में नहीं होता, लेकिन जो पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल में इंस्क्राइब होता है या साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है, अब जैसे अगर ये वाला पैरेललोग्राम है तो इसको पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्कल में इंस्क्राइब करें। शायद इसको कर भी लें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इस किस्म का एक पैरेललोग्राम है, ये सर्कल में इंस्क्राइब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब ये वैसे पैरेललोग्राम नहीं है। मैं कोई ऐसा पैरेललोग्राम बनाता हूँ जो कि सर्कल में इंस्क्राइब ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इस किस्म का एक पैरेललोग्राम। तो क्या ये एक सर्कल में इंस्क्राइब हो सकता है? तो हरगिज़ नहीं। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करने की भी कोशिश करें, तो अगर आपने चारों कोनों से गुजारना है तो ये एक ओवल बनेगा, तो कभी भी ये सर्कल नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको एक्चुअली में एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए आपका जो पैरेललोग्राम है वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब हमने ये देख लिया है कि चूँकि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स हमने देखा था सप्लीमेंट्री होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रॉपर्टी है, तो ये वाले और ये वाले एंगल्स मिलके 180 और ये वाले मिलके भी 180 बनेंगे। अब हमें ये भी पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर हमारे पास ये ए है और ये इक्वल इसलिए है कि ये पैरेललोग्राम है, खाली क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही है। ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो फिर ये भी आपके पास बी है। अब हमें ये पता है कि ए प्लस ए इज़ 180 डिग्रीज, लेकिन हमें साथ में ये भी पता है यस, तो हमें पता है कि ए प्लस ए इज़ 180 डिग्रीज, तो दिस विल बी 2a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ए इज़ 90 डिग्रीज।
यही काम अगर आप बी के लिए करें, आपको बी का भी पता चल जाएगा वो 90 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हैं लेकिन साथ साथ इनका सम 180 भी आए तो ऑटोमेटिकली ये 90 हो जाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, लेकिन तमाम एंगल्स 90 हैं। हाँ, साइड्स वाली भी कंडीशन नहीं है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। तो यस, हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है। ओके, अगर हम लोग अपनी असली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, एक्सरसाइज नंबर 11.4, तो अब इसके अंदर हम सवालों को देखते जाते हैं। पहला है अब आप पूरे को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कह ही रहे हैं कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ द एंगल ए बी सी रिप्रेजेंटेड एक्स। तो आपने ये वाला एंगल निकालना है, ए बी सी वाला एंगल। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। आप लोगों को अपना थ्योरम, आपका प्रॉपर्टी पता है। ये आपकी आर्क है, ये आर्क एक एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर, वो ये वाला एंगल होगा। 360 में से आप 316 माइनस करेंगे। आपने वो वाला एंगल देखना है जो आर्क की साइड पर है, उल्टी साइड वाला एंगल नहीं देखना। तो अब ये वाला एंगल देखेंगे और फिर यहीं आर्क एक एंगल सबटेंड कर दिया एट सर्कमफ्रेंस, हमें पता है सर्कमफ्रेंस वाला एंगल उसके हाफ होगा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एन आर्टिस्ट इज डिजाइनिंग अ सर्कुलर मोज़ैक फॉर अ, अच्छा एनीवेज, ये आपके पास एक ट्राइंगल आई थिंक यहाँ पर बन रहा है, ये वाला। कहता है कैलकुलेट द मेजर ऑफ द एंगल्स एक्स। पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने एबीसी यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो वो कहते हैं बल्कि नहीं लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें तो दिस इज रिटन एज 46 डिग्रीज। तो कहते हैं कि ए बी सी आर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोज़ैक। तो ये आपके पास एक मोज़ैक है, एक सर्कल है, जिसके अंदर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, जो कि आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोज़ैक पर है, यानी इसके सर्कमफ्रेंस पर है। वो कहते हैं द एंगल बी ए सी इज मेजर टू बी 46 डिग्रीज। उन्होंने हल्का सा 46 डिग्रीज लिखा हुआ था, बट वो कहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल आपके पास बी ए सी है दैट इज़ 46 डिग्रीज। मीन्स कि क्लियरली ये वाला तो ए है, क्योंकि जो सेंटर वाला होता है वो वाला होता है। अब इनमें से कोई एक बी है और एक सी है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ द एंगल एक्स। अच्छा, ये उन्होंने यहाँ पर हल्का सा वाई लिखा हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक्स लिखा हुआ है। कहते हैं कैलकुलेट द मेजर द एंगल्स एक्स, दिस इज बी सी है। तो इससे पता चल जाता है कि ये वाला तो सी ही है और ये वाला आपके पास बी है। टू एंश्योर द सिमेट्री, तो वो कहते हैं कि कैलकुलेट द एंगल्स एक्स एंड वाई, ये दोनों आपने एंगल्स निकालने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग अब इजीली निकाल सकते हैं। उन्होंने आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू दी हुई है और आपने निकालने हैं एक्स और वाई। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखें, अच्छा वो ऊपर आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके पास जो ए बी है दैट इज द डायमीटर, मीन्स ये वाली जो आपके पास साइड है, ये वाली, दिस इज द डायमीटर। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हमें प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पता है कि अगर आपके पास जो डायमीटर है, ये एक्स सेमी सर्कल आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड करती है दैट इज 90 डिग्री, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो दिस मीन्स कि एंगल एक्स जो है दैट इज 90, राइट। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्लस अब वाई कैसे निकालेंगे? वाई अब आपको मैं खुद टास्क देता हूँ हमने कैसे निकालना है, क्योंकि अब आपको पता है तीनों को ऐड करके 180 आता है। तो उम्मीद है कि वाई अब आप लोग इजीली निकाल पाएंगे। ओके, सो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वो कहते हैं यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट सी विच इज 8 फीट अवे फ्रॉम अ सीलो। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू द पॉइंट वेयर अ लाइन टेंजेंट टू द सीलो टचेस इट 16 फीट, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सीलो। तो सिर्फ ये आपको कहते हैं कि ये एक सीलो है, इसको उन्होंने आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाने की दिखाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है और अगर आप लोग देखें तो आप यहाँ खड़े हैं पॉइंट सी पर, ये 8 फीट अवे है फ्रॉम दी फ्रॉम अ सिलो, क्लियरली उसके सेंटर से, मतलब इसके सेंटर से तो नहीं, इसके कोने से उन्होंने 8 फीट बनाया हुआ है। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 8 फीट है और ये उन्होंने आपको एक्चुअली में ट्राइंगल बना कर दिखा दिया। तो मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप ट्राइंगल को आप समझ ही सकते हैं। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 16 फीट एंड ये वाली जो आपके पास डिस्टेंस है तकरीबन यहाँ से दिस इज 8 फीट, राइट। तो उन्होंने आपको कहा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सिलो, आपने ये आर निकालना है। तो ये वाला जो वैसे आपके पास डिस्टेंस है दिस विल बी आर प्लस 8 फीट, क्योंकि ये वाला आर भी है और ये वाली 8 फीट भी आपके पास डिस्टेंस है। तो आपने यार निकालना है, आप इजीली इसको पिथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है अब आपको इक्वेशन ही बनाना आती होगी। नेक्स्ट है जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट्स 12,500 miles above the Earth's surface. Since GPS signals cannot penetrate through the Earth, each satellite can only send signals to point A and C from its positions at point B. Calculate the distance BA and BC to the nearest match. तो कहना है आपके पास एक जीपीएस सैटेलाइट है और आपके पास जीपीएस सैटेलाइट्स क्योंकि ये अर्थ के अंदर से नहीं गुजर सकते, तो ये सिर्फ आपके पास जो इसकी पोजीशन है पॉइंट बी, तो ये मैक्सिमम सिग्नल जहाँ तक भेज सकता है इधर तक, तो वो ए है और सी है। इससे आगे तो फिर वो अर्थ से गायब हो जाएंगे और पीछे की तरफ ऑफ कोर्स एक दूसरी सैटेलाइट चाहिए होगी। तो कहते हैं कि ये आप डिस्टेंस निकालें बी ए और बी सी, तो ये मुझे उम्मीद है आप इजीली निकाल सकते हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अगर आप लोग इधर देखें, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पता है कि ये एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपका इक्वल होंगे
प्लस आपको उन्होंने ये वाली डिस्टेंस भी दी हुई है अर्थ का ये जो अर्थ एक सर्कल है उसका उन्होंने आपको रेडियस दिया हुआ है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर भी ये सेम वही लेंथ होगी और उसके बाद उन्होंने आपको ये वाली लेंथ भी दी हुई है, यानी ये रेडियस है तो यहाँ से ले डी पॉइंट और बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उन्होंने आपको वो भी दी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ए बी और बी सी जो डिस्टेंसेज हैं, अब जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और जितनी मैंने हिंट्स भी देने हैं, आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको तमाम वीडियो दोबारा देखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको इसी तरह के अनसीन क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोटोग्राफ अ रिंग ऑफ स्टार्स फॉर्म्ड आफ्टर द स्मॉल ब्लू गैलेक्सी ऑन द राइट। फिर वो कहते हैं in the paragraph, in the photograph, a ring of stars formed after the small blue galaxy on the right collided with the large galaxy on the left. वो कहते हैं कि इस फोटोग्राफ में एक रिंग ऑफ स्टार्स है जो कि तब बनी है, यानी स्टार्स की एक रिंग है वो तब बनी है जब एक गैलेक्सी है एस पर, तो ये राइट पर एक गैलेक्सी है एस पॉइंट पर, और एक क्लाइड की है एक दूसरी गैलेक्सी से विद अ लार्ज गैलेक्सी, एक छोटी गैलेक्सी एक बड़ी गैलेक्सी से कोलाइड की है, दैट इज ऑन दिस जी पॉइंट, ये येलो है शायद। तो वो कहते हैं इन दोनों गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंस है, मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज 168,000 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स डिस्टेंस जिस तरह किलोमीटर है उस तरह लाइट ईयर्स स्पेस के अंदर बहुत जो लंबी डिस्टेंस है उनको नापने का तरीका, यहाँ पर आपको उसके लिए कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद कर सकते हैं। तो एनीवेज वो बता रहे हैं कि जी एस जो है दैट इज़ 168,000 लाइट ईयर्स, एल वाई आप इसको लिखते हैं। ओके, लाइट ईयर को एल वाई लिखा जाता है, बट दिस इज 168 एंड द रेडियस ऑफ द गैलेक्सी जी ओ जी इज 75,000 लाइट ईयर। वो कहते हैं कि आपके पास ये जो गैलेक्सी जी है, ये जो आपके पास गैलेक्सी जी है इसका जो आपके पास रेडियस है दैट इज 75,000 लाइट ईयर्स। अच्छा, आई थिंक ये जो रेडियस की बात कर रहे हैं इन्होंने जी ओ लिखा है, ओ पॉइंट इन्होंने कोई नहीं दिया हुआ। आई थिंक ये जो बड़ा सर्कल है इसको ये जी सर्कल कह रहे हैं, इसके ये रेडियस की बात कर रहे हैं। सो एनीवेज कोई मिस्टेक लगती है, बट एनीवेज ये शायद इस वाली लेंथ की बात कर रहे हैं। दिस इज 75,000, अच्छा ये 168 के लाइट, मतलब आप इसको 1000 लिख सकते हैं, लाइट ईयर्स है। फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एस टी एंड, हाँ तो ये आपने निकालनी है एस टी, और ये दूसरा आई थिंक कहते हैं एस एल विच आर टेंजेंट टू द सर्कल, तो इनकी आपने लेंथ निकालनी है। ये जो दोनों जो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के, तो ये आप इजीली अब कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ऐसे एस टी और एस एल की लेंथ सेम होगी। नेक्स्ट है वो आपको कहते हैं कि a Stonehenge. A Stonehenge, a viewer at Stonehenge, a viewer at point V observes the monument from a location where two stones A and B are aligned with the stones at the endpoints of the circle's diameter. Given that the measure of the arc AB is equal to 48 degrees, what is the measure of the angle AVB? तो ये आपके पास एक स्टोन हेंज है और इसके अंदर एक स्टोन हेंज यहीं इस तरह का स्टोन का एक आपके पास हेंज बना हुआ है, तो इसके अंदर आपके पास एक व्यूअर है एट पॉइंट वी, ये स्टोन हेंज को देख रहा है। तो एनीवेज वो कहते हैं कि आपके पास जो इस मॉन्यूमेंट में ये जो दो स्टोन्स हैं ए और बी, सो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपके पास दो स्टोन्स हैं अलाइन विद द स्टोन्स एट द एंड पॉइंट्स, तो ऑफ कोर्स ये स्टोन्स हैं, तो ये जो ए और बी वाले स्टोन्स हैं ये जो पिछले स्टोन्स हैं डायामीटर के एंड पॉइंट्स पर जो स्टोन्स मौजूद हैं इनके साथ अलाइंड है, यानी कि अगर वो यहाँ खड़ा है तो अगर वो यहाँ से देखता है उसे डी वाला डी उसे स्टोन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उसकी आँख से जब लाइट रे यहाँ जाती है तो वो ए पर रुक जाती है, तो ए डी जो है वो ए के पीछे छुपा हुआ है या ए के साथ अलाइंड है। और इस तरीके से जब ये व्यूअर यहाँ से देखता है सी को तो सी उसे नज़र नहीं आता, उसे बी नज़र आता है क्योंकि सी बी के पीछे छुपा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्टली अलाइंड है। तो फिर वो कहते हैं गिवन दैट द मेजर ऑफ द आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी है इसका मेजर आपके पास 48 डिग्री है, मीन्स इसका सेंट्रल एंगल 48 डिग्री है, राइट। तो बस इस तरीके से ये एंगल 48 डिग्री है जो सेंटर पर होगा। व्हाट इज मेजर ऑफ द एंगल ए वी बी, तो आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो आपके पास एंगल बीच में बन रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है, जबकि आपको ये पता है ये जो एंगल है दिस इज 48 डिग्री। नो ये आप काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला जो एंगल है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें सो आपके पास दिस इज़ अ क्वाड्रिलैटरल, तो इसके जो जितने भी तमाम एंगल्स हैं ये इन सबको ऐड अप करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री आता है। तो क्वाड्रिलैटरल की पहचान है, चार अगर उसके अंदर साइड्स हैं उनको आप जब भी ऐड अप करेंगे तो उसका एंगल आपके पास ऑलवेज 360 डिग्रीज आएगा।
लेकिन अगर हमें ये निकालना है इस तरीके से तो हमें ये 2 एंगल्स चाहिए होंगे। हम इनको ईज़ी निकाल सकते हैं ये और ये। सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला एंगल निकालें, क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ये वाला? तो हम काफ़ी ईज़िली निकाल सकते हैं। अगर हम लोग देखें इधर से हमारे पास ये 48 डिग्रीज़ है, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट? ये जो आपके पास एक 180 डिग्रीज़ का डायमीटर पर लाइन बन रही है, इसके ऊपर ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये ब्लैक वाला ये वाला और ये वाला ब्लैक वाला, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होंगे। अब ये दोनों एंगल आपके पास जो है वो इक्वल होंगे, राइट? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये वाली लेंथ इक्वल है और ये वाली ये दोनों रेडियस हैं आपके पास। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं उसके साथ साथ ये भी इक्वल हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास 2 बन रहे हैं। और आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपको पता ही है कि अगर आपके पास लेंथ्स आपकी इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब ये वाली दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो तीसरी डिफरेंट लेंथ है वो ये है। लेकिन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में आपके पास ये वाली तीसरी डिफरेंट लेंथ है। सो इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी आपके पास इक्वल बन रही है, क्योंकि आपके पास सेम ही एक किस्म की आर्क है। तो क्लियरली ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके पास इक्वल होंगे। या वैसे भी देख सकते हैं एक सेंट्रल एंगल सब्टेंड करिए तो ये दोनों इक्वल ही बनते हैं। बट एनीवेज ये दोनों इक्वल हैं, तो आप लोग पूरी लाइन पर समझें 180 डिग्रीज है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो 48 डिग्रीज प्लस 2x, यानी एक को आप x कह दें, दिस इज 180 डिग्रीज पूरी लाइन पर। 2x इज इक्वल टू 180 minus 48, that is 132, and x is 66 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल भी 66 है और ये वाला एंगल भी 66 है। दिस इज ऑल्सो 66 एंड दिस इज ऑल्सो 66। अगर ये दोनों 66 हैं तो आप ये वाला एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आपको पता है कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है इसके ये वाले साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल्स हैं आपके पास, ये दोनों के ऊपर मैं अभी फेर रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स भी आपके पास इक्वल हैं, क्योंकि ये सेम साइड्स, ये भी इक्वल है, ये भी इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स हैं। दिस मीन्स क्या आ गए, इस तीनों को भी मिला के आपके पास 180 होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं कि 66 डिग्रीज प्लस आपके पास है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मतलब आप इसको y कह दें, अब ये दोनों इनमें से एक को मैं y कह रहा हूँ, तो ये हो जाता है 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 66, 114 डिग्रीज, एंड y विल बी 57 डिग्रीज। तो इससे आपके पास ये वाला जो एंगल है दिस इज नाउ 57 डिग्री। अगर ये वाला 57 है तो अगेन आपके पास, अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो अब ये जो ओवरऑल आपके पास लाइन है इसके ऊपर आपके पास जो एंगल बनेगा, अगेन दिस विल नाउ बी 180 डिग्रीज, राइट? क्योंकि अब आपके पास अगेन ये एक फुल, आप समझ सकते हैं कि आपके पास लाइन बन रही है, राइट? ये वाली जो आपके पास, ये आपके पास एक फुल लाइन बन रही है ना, दिस वन, ये, तो इसके ऊपर में आपके पास एंगल 180 होगा। सो दिस मीन्स के अब आप लोग करेंगे 57 डिग्रीज और दूसरे वाले को आप जी कहते हैं, ये वाला जो जी है ये आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। This is going to be z will be 180 minus 57, 123 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास निकलता है दिस इज 123 डिग्रीज। अब यही सेम एंगल यहाँ पर भी है, सो दिस इज ऑल्सो 123, दिस इज ऑल्सो 123। अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर ये जो आपके पास यही प्रोसीजर अगर हम लोग उस साइड पर रिपीट करें, राइट, इस साइड पर आप रिपीट करें, आप कर सकते हैं, तो आपके पास अगेन सेम ही एंगल आएगा, क्योंकि आपके पास सेम ही कंडीशन है। बट एनीवे जब आपके पास ये दोनों आपके पास आ गए हैं 123, ये आपके पास है 48, तो आपके पास आपको पता है 123 डिग्रीज प्लस 123 डिग्रीज प्लस 48 डिग्रीज, इस सब को अगर आप लोग ऐड अप कर दें, प्लस आप ऐड अप करने में भी ए, तो ये एंगल हमें निकालना था, एंगल ए बी बी, तो आपके पास आ जाएगा 360 डिग्रीज। तो इससे आप लोग ए निकाल सकते हैं 360 माइनस 123 माइनस 123 माइनस 48, दिस इज 66 डिग्रीज। दिस मीन्स कि आपके पास ये वाला जो एंगल है दिस इज 66 डिग्री। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारी सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज रह गई।